आपके सामने भाई 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर की रैली, उसके बाद में हरदोई की रैली, उसके बाद में आगरा की रैली, उसके बाद में कन्नौज की रैली, अब संत कबीर नगर की रैली। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए प्रेम है, किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए उनके मन में उत्साह है, किस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थन में लोग खड़े हैं। तो 100% पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की लहर चलेगी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य रोल अदा करेंगे। और सब कुछ अगर ठीक रहा तो वो इस प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं 27 में। तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के सांसद प्रतिनिधि विवेक सेन जी, जो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। और उन्होंने हाल ही में जिस प्रकार से जो काम चल रहा है SIR का वोट बढ़ाने और काटने का, उनको लेकर एक बड़ा दावा किया था। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक दबाव बना और उन्होंने कई हजार वोट कटने से बचाए। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या खबर थी जो वायरल हुई और पूरे प्रदेश सरकार तक को उसका असर पड़ा? दरअसल SIR प्रक्रिया में अभी जो लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने दिया था कि 6 फरवरी लास्ट डेट होगी दावे आपत्ति की, तो एक बड़ी षड्यंत्र जो है पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा था। जो वर्तमान सरकार है उनके नेताओं के और उनके जो मजबूत लोग हैं उनके ज़रिए, कि हर विधानसभा में हर सीट पे लगभग 40 से 50 हज़ार वो वोट जो उन लोगों को प्राप्त करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है और उन्हें ये एहसास होता है कि ये वोट हमें नहीं मिलेगा, उन वोटों को कटवाने के लिए उन्होंने फॉर्म 7 का दुरुपयोग करते हुए बल्क में फॉर्म 7 इकट्ठे करे। फॉर्म 7 इकट्ठे करने के बाद उन लोगों ने, जिन लोगों का ये भी जानकारी नहीं थी कि वो कौन है, क्या है, कैसे हैं, उन लोगों के नाम से साइन करवा कर एक व्यक्ति के नाम से 100 फॉर्म भरवा कर उन लोगों ने जमा करा रखे थे। हमें सूचना मिली कि तहसील परिसर में लगभग 40 से 50 हज़ार फॉर्म नेहटौर विधानसभा के रखे हुए हैं धामपुर तहसील में, जिसकी जानकारी पे हम लोग वहाँ पहुँचे और हमने चेक किया तो पता चला कि एक व्यक्ति के नाम से 100 आपत्तियाँ, और जिस व्यक्ति के नाम से आपत्ति दर्ज है उस व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं है कि मेरे नाम से किसी के वोट पर कोई आपत्ति भी लगाई गई है या नहीं लगाई गई। जबकि चुनाव आयोग के जो अधिकारी वहाँ थे, संबंधित अधिकारी, उनका कहना यह था कि एक व्यक्ति 4 से 5 लोगों के लिए आपत्ति लगा सकता है, और उसके बावजूद भी वहाँ 100 लोगों के फॉर्म रखे हुए थे एक ही नाम से। वोट किसके काटने की तैयारी थी? मेरे अनुमान से, क्योंकि उसमें लिस्ट मिली हम लोगों को और उस लिस्ट में कई सारी जगह पर्चियाँ मिली कि भाजपा के फला मंडल अध्यक्ष, भाजपा के फला मंडल अध्यक्ष। एक पर्ची पे लिखा हुआ था कि 6000 कुछ फॉर्म मिले, 2000 कुछ फॉर्म हमने भर के जमा करा दिए। वो सारे वो बूथ थे जिन बूथों पे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को वहाँ के जो प्रत्याशी, जो उसी सीट से जो वर्तमान में विधायक है, वही माननीय सांसद जी के सामने लोकसभा में प्रत्याशी थे। तो जिन बूथों पर माननीय सांसद जी को बढ़त मिली थी, उन्हीं सब बूथों पे उन वोटों को कटवाने की तैयारी थी। तो क्या दलितों के ज़्यादातर वोट थे या मुसलमानों के थे कटवाने के? दलित, मुसलमान और वो पिछड़े वर्ग जिन लोगों ने अब इस भाजपा की मानसिकता को समझकर उनका साथ छोड़ दिया, उन लोगों को वोट कटवाने की तैयारी थी। तो भाजपा के सारे पर और भाजपा के मंडल अध्यक्षों का काम था ये? हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल पेपर से पता चल रहा था। उसके बाद जब वो खुलासा हुआ, हमारी वीडियो गई, लोगों तक मैसेज गए, तो पूरे प्रदेश में फिर ये छापामारी का, इन तरीके का कार्यक्रम हुआ और अन्य अन्य पार्टी के लोगों ने जब इसमें भाग लिया तो कई सारी जगह ये देखने को मिला कि ये एक बड़ी षड्यंत्र था। केवल नेहटौर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हर उन सीटों पे जिन सीटों पर भाजपा को बहुत नज़दीक जाके जीत मिली, उस सीटों को जीतने के लिए बड़ी संख्या में उन्होंने वोट कटवाने के लिए दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के और उन वर्गों के जो वर्ग उनसे नाराज़ हैं, जिनके लिए उन्होंने कुछ नहीं करा, जैसे किसान, मजदूर, उन लोगों को वोट कटवाने की तैयारी थी। तो क्या लग रहा है, क्या जिस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ कद, उसको रोकने के लिए ये काम किए जा रहे हैं? दरअसल भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को लगातार सामाजिक आंदोलन के जरिए
कैडर के ज़रिए तैयार किया जा रहा अपने हक हकूक़ की लड़ाई को लड़ने के लिए, अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानने के लिए, और इस देश में संख्या के आधार पर, संख्या के अनुपात पे अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ कि जैसे EWS के ज़रिए सरकार ने 10% का रिजर्वेशन उन लोगों को दे दिया जिनकी आबादी इस देश के अंदर 12 से 15% है। इस देश में 54 से 56% लोग, हम लोग जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उन्हें मात्र 27% का रिजर्वेशन है। तो आज हम इस बात को जानते हैं कि हमारा हिस्सा कौन खा रहा है, कौन हमारी हकमारी कर रहा है। हम किसी के कहने से, किसी के समझने से समझाने वाली बात नहीं आती हमारे दिमाग में। हम तो प्रैक्टिकल करके हमने इस बात का एहसास करा कि वास्तव में हमें अब तक यहाँ मिला क्या। जैसे मैं नाई जाति से हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक एक भी विधायक, एक भी सांसद इस नाई जाति का नहीं बना, और हर जगह हिंदू बताकर इस भोले समाज का वोट लिया तो जाता है, लेकिन हिंदू कह के इस समाज को कोई वोट दिया नहीं जाता। जब वोट लेने की बात आती है तो इन्हें हिंदू बना दिया जाता है, और जब वोट देने की बात आती है तो इस समाज को कोई नाई का कहता है, कोई और अपमानित नौआ कह के अपमानित करने का काम करता है। लेकिन अगर वास्तव में इस देश में हमें किसी ने सम्मान दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ज़रिए इस देश में हमारे महापुरुषों ने हमें सम्मान दिया है। और आज अगर मैं जिला पंचायत हूँ तो आज़ाद समाज पार्टी की देन है कि इन्होंने मुझ जैसे एक साधारण परिवार के व्यक्ति को जनरल सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया, और फिर जिला पंचायत बना के आज मैं आपके बीच में भी हूँ। आपका समाज और आप लोग UGC जो आया है उस पर क्या सोचते हैं? हाँ, UGC एक आयोग है, उसमें आप ये समझिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालयों के लिए जो अनुदान आयोग की जो स्थापना हुई है, ये एक लंबे समय से है, ऐसा नहीं है कि अभी आ गया, ठीक है। और तमाम सारी गाइडलाइनें आई, लेकिन उन गाइडलाइनों में कभी भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि बैकवर्ड क्लास के लोगों को सुरक्षित करा जा सके। अब यूनिवर्सिटियों में जातिगत भेदभाव के कारण बढ़ने वाली परसेंटेज के बाद समितियों ने नई गाइडलाइनों को लाने का जो कार्य करा, उस गाइडलाइन में जो बैकवर्ड क्लास के लोगों को हिस्सेदारी मिली, जिन वर्गों को अभी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई ये कह के अपने साथ जोड़ने की बात कर रहे थे, आज जैसे ही उन वर्गों को सशक्तिकरण के लिए थोड़ी सी ताकत मिलने का काम हुआ तो इन लोगों का हिंदू हिंदू भाई भाई का खेल, इनके भूत उतर गया, ये खेल ख़त्म कर दिया, और तुरंत कहने लगे कि बताओ ये नाई के बेटे, पाल प्रजापति के बेटे, विश्वकर्मा समाज के बच्चे, कुम्हार समाज के बच्चे, क्या अब हमें इनसे भी डर के रहना पड़ेगा? क्योंकि ये समझना पड़ेगा इस देश के बैकवर्ड क्लास के लोगों को कि यहाँ ये जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन में सिर्फ SC ST के लोगों के लिए वो नहीं है। इस गाइडलाइन में इस देश के पिछड़े समाज के लिए, अति पिछड़े समाज के लिए भी एक गहरी और बहुत गहरी मतलब जानकारी करने के बाद, उनके खिलाफ हो रहे जुल्म अन्याय अत्याचार को जांचने के बाद इन गाइडलाइनों को उतारा गया है। और जैसे ही ये गाइडलाइन आई तो एक विशेष वर्ग जिसे ये मानता है कि उनका जातिगत शोषण करना जन्मसिद्ध अधिकार है, उनके पेट में दर्द हो गया। जैसे ही उनके पेट में दर्द हुआ तो आज पूरे देश के सामने हम तो चाहते हैं कि पिछड़ों का भी तो हिंदू बनने का भूत उतर गया। बिल्कुल, जब बात हिस्सेदारी की आएगी धीरे धीरे, यही तो है। आप ये समझिए कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर को, जिसे वर्तमान सरकार के लोग ये कहते हैं कि राम का दूसरा रूप है और उनके मंदिर के और मतलब ईश्वर से उनकी कल्पना होती है, और जैसे ही उनके हक अधिकार के खिलाफ उन्हें ऐसा लगा, जबकि इसमें उनका कोई रोल नहीं है, ये तो समिति की गाइडलाइन आई हुई है, और जैसे ही वो गाइडलाइन आई तो उन लोगों ने बता दिया कि साहब, वो क्या कह रहे थे कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, और तेली का अगर चेहरा देख लो तो शाम तक दिन खराब जाता है। उनके ऊपर माला की जगह अब जूते फेंकने लगे। तो आप देखिए कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, मेरा इस बात के साथ उनसे ये निवेदन है कि जब वो लोग जिनके खिलाफ ये इसमें कुछ भी नहीं है, केवल भ्रामक एक सूचना प्रसारित करी गई और उन्हें ऐसा लगा कि ये हमारे खिलाफ है और वो उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप देखिए आपको इस देश में अब तक क्या मिला। भाई 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद इस देश में धन धरती राजपाट में बंटवारा थोड़ी हुआ। अगर कुछ मिला तो क्या मिला?
कुछ अधिकार मिले। सबसे बड़ी शक्ति मताधिकार मिली और उस मताधिकार के ज़रिए अभी तक आप अपने लोगों को कितना आगे बढ़ा पाए ये सोचना चाहिए। आज भी बैकवर्ड क्लास के लोगों के पास में यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है, उनकी हिस्सेदारी नहीं है। कई समाज ऐसे हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, सेन समाज का कोई विधायक कोई सांसद नहीं है। यही स्थिति विश्वकर्मा समाज की है, यही स्थिति प्रजापति समाज की है, यही स्थिति कश्यप समाज की है। अगर कहीं इन्होंने बना भी लिए होंगे तो वो बेचारे कहीं बोल नहीं सकते, खाली गूंगा और बहरा बना के उन्हें बैठा के रख रखा है। तो वास्तव में अगर आप अपने समाज के उत्थान की कल्पना करते हो, उनके उत्थान की चिंता करते हो, तो अपने हक अधिकार की बात करो। जो पार्टी आपके हक अधिकार की बात करे उसके साथ खड़े होकर उसका हौसला बढ़ाने का काम करो, उस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करो। वर्तमान समय में इस देश में सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। इस देश में महात्मा ज्योतिबा फूले हुए, महात्मा ज्योतिबा फूले के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर, वही छत्रपति साहू जी महाराज, जननायक कर्पूरी ठाकुर, वही संतराम बीए प्रजापति जी, अहिल्याबाई होलकर जी, और इन सभी के बाद में मैं अगर पूरा अवलोकन करता हूँ, भाई सर सैयद अहमद खां जिन्होंने यूनिवर्सिटी बना के दी मुस्लिम समाज के लिए, और इन लोगों को तो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, ना मैं उन्हें उनका एहसास इस तरीके से कर सकता हूँ। किताबों में पढ़ता हूँ और पिक्चरों में देखता हूँ, कहानियों में सुनता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों का मुझे एहसास होता है कि आज इन सभी महापुरुषों की जीती जागती तस्वीर भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, और वो हमारे लिए वो काम कर रहे हैं जो हमारे महापुरुषों ने पिछले वक्त में किया। और क्योंकि जो आया है वो जाएगा, ये भी एक सत्य है, प्रकृति का नियम है। जिस काम को हमारे महापुरुष बीच में छोड़ के इस शरीर को पूरा करके इस दुनिया से चले गए, उस काम को आगे बढ़ाने का काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। और आप सभी लोगों से, आपके माध्यम से मैं उन सभी बैकवर्ड क्लास के लोगों से ये उम्मीद करता हूँ और ये उनसे अपील करता हूँ कि आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े होकर उनके इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी लो और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आकर अपने अपने समाज के उत्थान की बात रखो। 27 में क्या लग रहा है, आज़ाद समाज पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव कर पाएगी? आपके सामने भाई 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर की रैली, उसके बाद में हरदोई की रैली, उसके बाद में आगरा की रैली, उसके बाद में कन्नौज की रैली, अब संत कबीर नगर की रैली। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए प्रेम है, किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए उनके मन में उत्साह है, किस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थन में लोग खड़े हैं। तो 100% पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की लहर चलेगी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य रोल अदा करेंगे। और सब कुछ अगर ठीक रहा तो वो इस प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं 27 में। आप समझिए ना, इस देश में हमारे पास ये भी है कि जिनके पास एक सीट थी वो प्रधानमंत्री बने, कई सारे लोग हैं ऐसे जिनकी, तो ये सब समीकरण का खेल है जी। भाई। आप समझिए ना कि कल आपके पास में कुछ भी हो सकता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर की हमारे हक अधिकारों के लिए दी गई वो शक्ति हमारे पास है, जिसके ज़रिए आज हम तख्त भी बदल सकते हैं और ताज भी बदल सकते हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद थे विवेक सैन जी, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के सांसद प्रतिनिधि भी हैं नगीना लोकसभा से। SIR का जो काम चल रहा है, वोट कटना, वोट बढ़ना, उसको लेकर भी बड़ा खुलासा इन्होंने किया था। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को अपनों